हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल क्या होता है, भूगोल में क्या चीज़ पढ़ते हैं और भूगोल किसे कहते हैं, परिभाषा, ये सभी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो ज्योग्राफी के लिए है। चलिए हम लोग आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, ठीक है, कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का अर्थ क्या होता है और भूगोल की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने भी परिभाषा दी है इसकी। तो कुछ विद्वानों की भी परिभाषा हम लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के अध्ययन के उपागम, मतलब भूगोल का आधार क्या है, भूगोल के अध्ययन का आधार क्या है, ठीक है, भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे भूगोल की शाखाएं, मतलब भूगोल के कितने जो है पार्ट होते हैं, ठीक है, भूगोल के कितने ब्रांच होते हैं, कितनी शाखाएं होती हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे और देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इसी में जो है आपको पता चल जाएगा कि भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है। सब कुछ मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो देखिए, भूगोल जो शब्द है उसका इंग्लिश क्या होता है, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि एक है जियो और एक है ग्राफी। तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, कौन कौन, जियो और ग्राफो, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे जियोग्राफी है ना, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है जियोग्राफी, है ना। जियोग्राफी जो शब्द है वो तो अंग्रेजी का है, लेकिन इसको लिया गया है ग्रीक भाषा से, ठीक है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, जियो और ग्राफो। तो जियो और ग्राफो दो शब्दों से मिलकर के बना है जियोग्राफी। तो जियो का मतलब होता है, इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। और ग्राफो, ग्राफो मतलब होता है अध्ययन करना या लिखना, ठीक है। ग्राफो का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना या अध्ययन करना। तो जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और ग्राफो का मतलब हुआ अध्ययन करना या वर्णन करना या लिखना, ठीक है, यही सब होता है। तो अगर हम इसके परिभाषा की बात करें शब्द के आधार पर, मतलब जियोग्राफी के अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा निकालें तो हो जाएगा कि जियो का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब हुआ वर्णन करना। तो हो जाएगा कि पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। एक परिभाषा हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। तो पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी के बारे में लिखना, ठीक है, ये सभी चीज़ें जियोग्राफी कहलाती हैं। तो एकदम आसान भाषा में समझ गए कि जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और ग्राफो का मतलब हुआ लिखना या वर्णन करना, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्राफो दिख रहा होगा, तो ये ग्राफो जो है ना वो ग्रीक भाषा का है,
मतलब एक जैसे इंग्लिश भाषा है वैसे ही दूसरी एक और भाषा होती है, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो वैसे ही एक भाषा है ग्रीक। तो इसी में जियो जो है ग्राफी को ग्राफो कहा जाता है। तो ग्रीक जो विद्वान लोग हैं, ग्रीक भाषा में जो लोग अध्ययन करते हैं, वो लोग इसको ग्राफो कहते हैं, ठीक है, ग्राफी को ग्राफो कहते हैं। तो वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो या ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो जब हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी देख लीजिए। जैसे विद्वान लोग हैं बहुत सारी परिभाषाएं देते हैं। तो एक है स्ट्रैबो, ये कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। मतलब स्ट्रेबो जो है एक विद्वान है, भूगोल के बारे में इनकी परिभाषा है, ये कहना मतलब कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है, एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें कि विश्व में पाए जाने वाली सभी चीज़ें जैसे महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल, जो हमारी जो धरती है, नीचे की मिट्टी है, ठीक है, जलवायु है, वायुमंडल है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें देखने को मिलता है। एक है कांट, ठीक है, इनका नाम है इमैनुअल कांट, ठीक है, फुल नेम इमैनुअल कांट नाम है। तो ये कहते हैं कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल क्या है? भूतल, यानी जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं, जिस स्थल पर हम लोग रहते हैं, उसी स्थल का अध्ययन है भूगोल। ये कांट का कहना है। तो ऐसे ही बहुत सारे विद्वान हैं जिनका अलग अलग जो है कहना होता है, मतलब अपनी अपनी परिभाषा जो लोग हैं अलग अलग देते रहते हैं। तो एक और मैं आपको बताता हूँ, टॉलमी एक है, एक विद्वान है टॉलमी। ये कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें वो लोग जो है अलग अलग विद्वानों के आप लोग देखेंगे तो अलग अलग तरह की परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगा, वो है कि पृथ्वी। इनका सबका कहने का अर्थ जो है एक ही होता है, मतलब एक ही होता है, लेकिन कहते हैं लोग अलग अलग तरीके से। तो अभी स्टेबू का क्या कहना है कि भूगोल जो है स्वतंत्र विषय है जिसमें वनस्पति, फलों, जीव जंतुओं, महासागर ये सब का अध्ययन करते हैं। कांट कहते हैं कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है। और भी विज्ञान जो है वैज्ञानिकों का अलग जो है विद्वानों का अलग अलग कहना है। तो सबका कहने का कॉमन पॉइंट अगर देखें तो एक ही है, वो है पृथ्वी। तो सबका कहने का मतलब है कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भूगोल अध्ययन के उपागम। भूगोल के अध्ययन के उपागम क्या हैं, उनके आधार क्या हैं? तो दो आधार जो है, दो उपागम है, एक है क्रमबद्ध और एक है प्रादेशिक। तो देखिए, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम, ये दो तरह के उपागम होते हैं। तो एक एक करके जानते हैं हम लोग। तो देखिए, क्रमबद्ध उपागम क्या होता है कि इस उपागम में किसी तथ्य का संपूर्ण वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। मतलब समझिए अब ध्यान से, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एक पेड़ पौधे की प्रजाति है, ठीक है, एक बंदरों की ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक बंदर है, ठीक है, वो अलग तरह की प्रजाति है।
मतलब वो अलग तरह का थोड़ा जीव है। तो हम लोग सबसे जो विद्वान लोग हैं वो अध्ययन करने वाले क्रमबद्ध उपागम में इस तरह से अध्ययन करेंगे। अब समझिएगा, सबसे पहले तो क्रमबद्ध उपागम में जो है वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि पूरा विश्व में बंदर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से देश में पाए जाते हैं, कौन कौन से देश में पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ देश में नहीं पाए जाते हैं, अब मान लीजिए कि केवल भारत में पाया जाता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए केवल भारत में बंदर पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं, तो अब भारत में कौन से राज्य में पाए जाते हैं। अब किसी दो चार राज्य में पाए जाते हैं, तो अब उन राज्यों के कौन से जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्रमबद्ध अध्ययन में इसी तरह से अध्ययन किया जाता है। मतलब सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद फिर इधर नीचे, मतलब धीरे धीरे नीचे आता जाएगा सोर्स। जैसे वैश्विक स्तर पर, उसके बाद देश के स्तर पर, ठीक है, उसके बाद राज्य के स्तर पर, उसके बाद फिर इधर जिला क्षेत्र के स्तर पर, ठीक है, इस तरह से। तो क्रमबद्ध उपागम में यही होता है, सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसके बाद जो है देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद फिर राजकीय स्तर पर, फिर इधर है क्षेत्रीय स्तर पर। आप समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रादेशिक उपागम के जो प्रतिपादक हैं वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादक। अच्छा, हम लोग ये जो पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक उपागम क्या होते हैं? तो प्रादेशिक उपागम में क्या होता है कि विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में किया जाता है। मतलब देखिए, इस उपागम में क्या कहता है कि विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में किया जाता है, विभाजित किया जाता है, और इसके पश्चात क्षेत्र विशेष में समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, भारत में जो है अध्ययन करना है प्रादेशिक उपागम के तहत, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि भारत में हमें जो है प्रादेशिक उपागम के जो है आधार पर अध्ययन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भारत को कुछ क्षेत्रों में बांट देंगे। जैसे आपने सुना होगा कि मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, हिमालय, पहाड़ी क्षेत्र में या हिमालय उसको कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र, पठार, ठीक है, पठार, उत्तरी मैदान, ये सभी आपने सुना होगा। तो इन सभी को हम लोग अलग अलग बांट देते हैं। जैसे देश है हमारा, ठीक है, भारत में हम लोग रहते हैं, तो भारत में अगर प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन करना है, प्रादेशिक उपागम के आधार पर अगर अध्ययन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भारत को विभिन्न अलग अलग तरह में बांट देंगे। मतलब जैसे हमारे देश में मैदानी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, पहाड़ी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र का अलग अध्ययन होगा, पहाड़ी क्षेत्र का अलग अध्ययन होगा, ठीक है। इस तरह से उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है वो अलग तरह का अध्ययन होगा, जंगली क्षेत्र अलग तरह का अध्ययन होगा, ठीक है, पठार वाला क्षेत्र का अलग तरह का अध्ययन होगा, मतलब अलग जगह अध्ययन होगा, ठीक है। तो इस प्रादेशिक उपागम में जो है अलग अलग तरह के बांट करके अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रादेशिक उपागम में जो है किसी भी क्षेत्र को बांट करके अध्ययन किया जाता है। और क्रमबद्ध उपागम में क्या किया जाता है, एक ही, मतलब एक ही में सब अध्ययन किया जाता है, लेकिन सबसे पहले वैश्विक स्तर पर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद इधर राजकीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर फिर, ठीक है। तो क्रमबद्ध उपागम में एक ही साथ में अध्ययन किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले वैश्विक स्तर पर। और यहाँ पर प्रादेशिक उपागम में जो है कि इसको अलग अलग क्षेत्र बांट दिया जाएगा कि भाई मैदानी क्षेत्र जो है उसका अध्ययन अलग होगा, और
जो है पहाड़ी क्षेत्र है उसका अध्ययन अलग होगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल की शाखाएं, भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं? तो मुख्य रूप से भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा तो है ही। पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे पेड़ पौधे, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज़ हुआ भौतिक। और उन्हीं चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक, पृथ्वी पर जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ों का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल जो है भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, मतलब भौतिक प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। समझ गए? जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है तो उसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चट्टान, इसको भी हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, भौतिक भूगोल है, मतलब भौतिक चीज़ हैं। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, अपक्षय, अपरदन, जो है वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है, जैवमंडल, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान हैं जिनकी जो है भौतिक भूगोल की परिभाषा बहुत ही अच्छी लगी मुझे, तो वो हैं फिलिप। ये कहते हैं कि भूगोल वह वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि भूगोल जो है एक वृक्ष है जिसके नीचे जड़ जो होता है वो मिट्टी में होता है, तो जिसका जड़ जो है वो भौतिक भूगोल है और तना ऊपर वाला जो है वो मानव भूगोल है। ठीक है, और चलिए, ये भौतिक भूगोल का जनक जो है पोलिडोनियस को माना जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भौतिक भूगोल का जनक किसको माना जाता है? पोलिडोनियस को माना जाता है, याद रखिएगा। आगे मैं आप एमसीक्यू क्वेश्चन अभी जो है आगे आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, मानव भूगोल क्या होता है? तो मानव भूगोल जो है भूगोल की द्वितीय महत्वपूर्ण, मतलब दूसरी महत्वपूर्ण शाखा तो है ही, मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में क्या किया जाता है कि मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि मानव प्रकृति के बीच कैसा संबंध है। जैसे हम लोग जो हैं यानी मानव पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, ठीक है, संसाधन के रूप में। तो इस तरह से हमारा क्या है, प्राकृतिक जो है पेड़ पौधों से संबंध है। और भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कोयला हो गया। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन मतलब जितने भी हैं उन सभी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। अब इससे हमारा जो है उससे संबंध है तभी तो उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो है हमें उसकी ज़रूरत है संसाधनों की, तो हमारा उससे संबंध है। तो इसलिए इन चीज़ों का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मानव की एवं उसकी उत्पत्ति, मतलब मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, मानव की कितनी प्रजातियां हैं और जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और भी है जो है जैसे क्या कहें, मानव की जो है उत्पत्ति कैसे हुई इस पृथ्वी पर, और मतलब जितने भी मानव से संबंधित चीज़ें हैं भूगोल के अंतर्गत, वो सभी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
जैसे पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, मतलब मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है या जनक किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल की कुछ प्रमुख शाखाएं यहाँ पर हैं और कुछ मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, एक एक करके जानते हैं हम लोग। भौतिक भूगोल की जो है शाखाएं हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, ठीक है, ये सभी भौतिक चीज़ें हैं। जलवायु भौतिक चीज़ है। समुद्र विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव भूगोल जो है, गणित भूगोल, मृदा भूगोल, वनस्पति भूगोल। इसी तरह मानव भूगोल की उप शाखाएं हैं कुछ। मतलब कि भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल की शाखाएं यहाँ पर हैं और मानव भूगोल की शाखाएं ये सभी हैं। ठीक है, मानव भूगोल को भी और भौतिक भूगोल को भी बांट दिया गया है अलग अलग, तो ये सभी उसी की शाखाएं हैं। तो मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी है? ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जो है राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ग्रामीण भूगोल। ठीक है, ये सभी चीज़ें मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। और भी है भौतिक भूगोल में पर्यावरण भूगोल, स्वास्थ्य या चिकित्सा भूगोल, मानचित्र विज्ञान, पर्यटन विज्ञान, मानचित्र कला और नगरीय भूगोल, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, आचरण भूगोल, कृषि भूगोल, ये सभी मानव भूगोल की है। और परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल और प्रादेशिक नियोजन और है दूरस्थ संवेदन व GIS। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और ये चीज़ें जितनी भी है, ये सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत और ये सभी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था, है ना? तो जियोग्राफी शब्द दिया किसने था आखिर? तो जियोग्राफी शब्द जो है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है। तो भूगोल का पिता जो है हिकैटियस को कहा जाता है। किसको? हिकैटियस को। ठीक है, याद रखिएगा, हिकैटियस को कहा जाता है। और भूगोल शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था वो है इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता किसको? हिकैटियस को। ठीक है, पिता हिकैटियस को। ठीक है, फ़ोन में है इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हिकैटियस, ठीक है, इतना पर समझ जाइएगा आप लोग। जो है भूगोल का पिता जो है हिकैटियस को कहा जाता है। और भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने। और इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और जियोग्राफी शब्द का जो है प्रयोग भी इन्होंने ही सबसे पहले किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इरेटोस्थनीज, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। और व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इतना चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, MCQ क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। तो ये देखिए, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? अभी मैंने बताया था किसको कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हिकैटियस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट और हिकैटियस और फ्रेडरिक रेटजेल। तो भूगोल का जनक तो हिकैटियस को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट
ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? अभी मैंने लास्ट में ही आपको बताया था कि जो है सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, जियोग्राफी शब्द को किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी कहीं भी पूछ देता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो ये सब पूछ देता है। तो अगला है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो है संस्थापक किसको कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? ब्लास है, ठीक है, ब्लास और हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और फिर है जीन ब्रूस। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कार्ल रिटर, ठीक है। मैंने बताया है कि मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को, याद रखिएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो पोलिडोनियस को कहा जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया है सब, भौतिक भूगोल जिस समय पढ़ाया था उसी समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में जो है इरेटोस्थनीज ने तो विश्व स्तर पर किया था, ठीक है, विश्व में सबसे पहले उपयोग किया था उन्होंने भूगोल शब्द का। लेकिन भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले जो है आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। भारत में सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन किया है? किस विद्वान ने भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया है? तो वो है हिकैटियस, इसलिए इनको भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए थैंक यू, यहाँ तक आप लोग बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कोई सवाल है तो भी ज़रूर बताइएगा, आंसर आपको दिया जाएगा हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।